सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि विक्रमादित्य आईएएस की ओर से बीपीएससी प्री क्रैश कोर्स प्रारंभ किया गया है और मैंने बताया है कि इसके तहत मैं जीएस के प्रत्येक सब्जेक्ट का त्वरित अध्ययन आपके समक्ष पेश करूंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि जिस सिविल सेवा रूपी यज्ञ को आप कर रहे हैं उस यज्ञ में थोड़ी बहुत आहुति मेरे तरफ से भी दी जाए। इसी क्रम में मैंने इस प्रयास को प्रारंभ किया। मैं जानता हूं कि सिविल सेवा की परीक्षा एक अथाह समंदर है और उसका सिलेबस भी अथाह महासागर है, लेकिन उस सिलेबस को कुछ घंटे कुछ मिनट में पूर्ण नहीं किया जा सकता है, लेकिन त्वरित अध्ययन जरूर किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है कि आप जो पढ़ चुके हैं या जो लोगों का कुछ छूटा हुआ है, संभव हो तो मैं उसका त्वरित अध्ययन आपको करा सकूं। अपने अनुभवों से मैंने जो कुछ सीखा है, लेकिन त्वरित अध्ययन में निश्चित ही कुछ छूट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि चलते चलते अपनी तैयारी को आप अंतिम रूप दे सकें, दोहरा सकें, और जरा सा भी अगर आपको हमारे इस पढ़ाई से कुछ भी फायदा मिलेगा तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा। ऐसा विद्यार्थी जो बिल्कुल नया है, समझ नहीं पा रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, ऐसा विद्यार्थी जो कई बार पढ़ चुका है लेकिन अपने पढ़ाई को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे लोग जो बार बार परीक्षा दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है, पढ़ाई को अंतिम रूप देना चाह रहे हैं, उनके लिए, ऐसे व्यक्ति जो बार बार सफल हैं उनके लिए, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए निश्चित ही मेरा यह प्रयास उनके लिए कहीं ना कहीं एक सहयोगी साबित अवश्य होगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री का कोर्स बहुत लंबा है, लगभग कई महीने हम लोग खुद अपने वहां इतिहास पढ़ाते हैं। कुछ घंटे के लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आज हमारा ये कोशिश रहेगा कि आपको इतिहास का कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान अवश्य दिया जाए जो आपके स्मरण के रूप में एग्जामिनेशन हॉल में आपके समक्ष मौजूद रहे और आपके परीक्षा के प्रश्नों को हल करने में आपका सहयोग जरूर करे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं इतिहास। इतिहास में सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट के बाद मेडुअल, मॉडर्न। ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न से शुरू करेंगे, मेडुअल और ऐसा नहीं है। मैं शुरू से शुरू करूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करूंगा। 15 अगस्त 1947 तक एक क्रमबद्ध अध्ययन कराने का आपको मैं प्रयत्न करूंगा। मेरा यह प्रयास है और मेरा यह प्रयास जरा भी आपको अगर सहयोग देता है तो निश्चित ही मेरे लिए ये एक खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं। भारत के इतिहास की गौरव गाथा सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है। हालांकि उसके पहले हजारों वर्षों से शुरू होती है, लेकिन हम लोग एक ऐसे इतिहास से प्रारंभ करते हैं जो एक क्रमबद्ध हम लोग चला जाए। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इतिहास का गौरवमय काल था, क्योंकि जब पूरे दुनिया अंधेरे में जी रही थी, पूरी दुनिया गांवों में जी रही थी, उस समय भारत के पुरखों ने ऐसे नगरों की स्थापना की थी, ऐसे नगरीय सभ्यता की स्थापना की थी जो आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों के नगरों को मुंह चिढ़ाते हैं। एक ऐसी नगरीय सभ्यता जिसके मानक आज तक मौजूद नहीं है। जिस ग्रिड पद्धति पर सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी नियोजन स्थापित था, उसको स्थापित करने में आधुनिक विश्व में हजारों वर्ष लग गए। चंडीगढ़ की स्थापना जब कार्बूसियर ने किया तो उसी ग्रिड पद्धति पर स्थापित किया जिस पे हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता स्थापित था। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा का खोज किया और 1922 में जब राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल का खोज किया तो एक ऐसी सभ्यता दुनिया के समक्ष दिखाई दी जो खालिस नगरीय थी। एक ऐसी सभ्यता
उनकी जिसकी सड़कें मानक थी, एक ऐसी सभ्यता जिसके भवन मानक थे, एक ऐसी सभ्यता जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था आज तक मानक है। इसके बाद तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के बाद तो लगभग सैकड़ों स्थल प्रकाश में आए। सबसे अधिक जो स्थल प्रकाश में आए लगभग 200 वो गुजरात में आए। क्योंकि सिंधु नदी के अगल बगल मिला इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में सिंधु घाटी नदी के दूर दूर तक मिला, इसलिए कहा गया कि चूंकि सबसे पहले सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा और तमाम स्थलों का खोज होता चला गया। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से भिन्न भिन्न साक्ष्य मिले हैं। जैसे हड़प्पा से श्रमिक बस्ती मिला है, जैसे मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार का साक्ष्य मिला, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा नर्तकी की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य की है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पशुपति शिव अंकित मुद्रा मिली, बहुत बार एग्जाम में आया। पशुपति शिव अंकित मुद्रा जिसके एक ओर हाथी और चूता है और एक ओर गैंडा और भैंसा है। भगवान शिव जिसको पशुपति शिव माना गया है, ये शिव अंकित मुद्रा जो है, शिव अंकित मुहर कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा चन्नूदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, वहां दुर्ग नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक स्थलों से दुर्ग मिला है, लेकिन चन्नूदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जहां से दुर्ग नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्यों से प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लोथल एक बंदरगाह नगर था जहां से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से लकड़ी की नालियां मिली हैं, कालीबंगा से लकड़ी की नालियां मिली है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जहां नगर 3 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर 2 भागों में विभाजित थे, दुर्ग और निचला नगर। लेकिन धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ में स्थित था वहां नगर 3 भागों में विभाजित था, ठीक है ना। दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। यूरोपीय किलों के समान किलेबंदी कहां पे थी? धौलावीरा में थी। ये पूछता है बहुत बार, ठीक है। मैं अपने कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ ज्ञान देता चलूं, ऐसी चीजें बताता चलूं जो आपको एग्जामिनेशन में दोहराने के लिए बिल्कुल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन मातृसत्तात्मक था, क्योंकि खुदाई में स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा और भी पुरोहित थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, श्रमिक वर्ग के लोग भी थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आर्थिक ढांचा बहुत मजबूत था सिंधु घाटी सभ्यता का। बाह्य और आंतरिक व्यापार दोनों होता था। सबसे ज्यादा बाह्य व्यापार जो वो मेसोपोटामिया से होता था, जो आज का इराक कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया जो इराक है वहां से सबसे ज्यादा, इसके अलावा मिस्र और बहुत सारे कंट्रियों से, ईरान अफगानिस्तान से भी हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन में सबसे ज्यादा मातृ देवी का पूजा किया जाता था। समाज तो मातृ सत्तात्मक था ही, इसीलिए सबसे ज्यादा पूजा किसका होता था? मातृ देवी का। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पूजा किसका होता था? पशुपति शिव का। मैंने भी आपको बताया पशुपति शिव अंकित जो मुद्रा है वो कहां से मिली है? पशुपति शिव अंकित जो मुद्रा मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया। आर्थिक जीवन अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि व्यापारी हैं। दुनिया में सबसे पहले कपास का जो उत्पादन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। पहले दाएं से बाएं, हम लोग बाएं से दाएं लिखते, वो लोग दाएं से बाएं लिखते थे। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। और जो उनकी लिपि थी वो चित्राक्षर थी, पिक्टोग्राफिक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी। सिंधु घाटी, देखिए आप बस लेक्चर सुनते चलिए, मैं अगर लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखूं, आप बस लेक्चर सुनिए, ठीक है। लेक्चर का आप स्मरण करते चलिए, याद करते चलिए। अगर 1-2 अक्षर भी आपके काम आ जा रहा तो वो भी बड़ी बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। एक अथाह सागर को टच कर रहा हूं, कोई समस्या, आप सुनते जाइए, बस स्मरण करते जाइए,
सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है। वैदिक काल का मतलब क्या? वेदों और वैदिक साहित्यों पर आधारित काल क्या कहलाता है? वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल था, और 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या था? उत्तर वैदिक काल। और दोनों के विभाजन का सबसे बड़ा कारण था लोहा। अगर लोहा न मिलता तो दोनों में विभाजन करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के आर्य लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आर्य लोहे का प्रयोग जानते थे। तो ऋग्वैदिक काल जो ऋग्वेद पर आधारित है वो ऋग्वैदिक काल कहलाया, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद एक संहिता है, एक कलेक्टर ग्रंथ है, ठीक है ना, जिसमें जो ऋग्वेद में कैसे मंत्र हैं? देवताओं के स्तुतियों में जो मंत्रों का संग्रह किया गया है वो ऋग्वेद, वह ऋग्वेद कहलाता है। देवताओं के स्तुतियों में मंत्रों का संग्रह जो है वो ऋग्वेद कहलाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्य कबीले थे। कबीले का मुखिया ही राजा कहलाता था। राजा की न कोई सेना थी, न कोई आय का साधन था। युद्ध के समय सेना एकत्र होती थी और लड़ाई लड़ लिया जाता था। सबसे नामी जो युद्ध था वो दसराग का युद्ध था। सबसे नामी जो ऋग्वैदिक काल का युद्ध था वो दसराग का युद्ध था। परुशनी या रावी नदी के किनारे दसराग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भरत कबीले के राजा सुदास ने पंचजनों को परास्त कर दिया। सामाजिक जीवन पुरुष सत्तात्मक था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो मातृ सत्तात्मक था, लेकिन ऋग्वैदिक काल से समाज पुरुष सत्तात्मक हो गया, लेकिन महिला भी गृह स्वामिनी के रूप में जानी जाती थी। बहुत सारी ऐसे महिलाएं थी जो विदुषी थी, यानी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था और बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो कबीलाई समाज था, लेकिन उनके सोच कहीं न कहीं कुछ मामलों में तो जरूर थे। अब बाल विवाह नहीं होता था, जो भारत की आज भी बड़ी समस्या है। बाल विवाह उस जमाने में नहीं होते थे। सती प्रथा नहीं था, जो भारतीय समाज में कुरीतियां हो गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए आप इसको स्मरण करते चलिए। अपाला, घोषा, विश्ववारा, सिकता, निवावरी वे विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन अभी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं आगे बढ़ रहा था। अभी कृषि का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं हो पाया है, क्योंकि आर्य जो हैं ऋग्वैदिक आर्य, उनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व जो था वो पशुपालन का था, और उसमें सबसे ज्यादा गाय था। गाय को विनिमय का माध्यम भी माना जाता था। हालांकि एक निष्क नामक सिक्के का उल्लेख हुआ है जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होता था। निष्क या निशाका का प्रयोग होता था, जो गले का हार भी था। अच्छा, ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो अब आर्य जो हैं धीरे धीरे आर्यों के जीवन में परिवर्तन होने लगा। अब राजनीतिक जीवन में कई सारे राज्य मिलकर बड़े बड़े राज्यों का उदय होने लगा, जैसे कुरु हो गया, पांचाल हो गया। ये उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य थे, ठीक है ना। अब राजा बड़े बड़े भूभाग का मालिक होने लगा, राजा की सेना भी होने लगी। तो उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन तेजी से आया। कम समय के लिए था, लेकिन उत्तर काल में परिवर्तन आया, और उत्तर वैदिक काल में कृषि का भी उत्पादन तेजी से बढ़ा। तमाम प्रकार के अन्न पैदा किए जाने लगे, और कृषि की जो क्रांति आई उत्तर वैदिक काल में, उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था लोहे का खोज। लोहे का सबसे पहला प्रयोग उत्तर भारत में उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने किया, और इसी लोहे के खोज ने ही क्या किया? कृषि में क्रांति ला दिया और उत्पादन तेजी से बढ़ गया, ठीक है ना। और भले वैदिक समाज जो है वो ग्रामीण समाज था, हालांकि अब उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे शहरों की उत्पत्ति होती जा रही है,
लेकिन उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक क्रांति था उसी ने महाजनपद काल को उदय दिया, यानी महाजनपदों का उदय हुआ। देखिए ऋग वैदिक काल में जहां देवता के रूप में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन को जरा एक साथ पढ़ लिया जाए, इसीलिए मैंने कर दिया ताकि आपको याद हो जाए। ऋग वैदिक काल में जहां सबसे पहले इंद्र का महत्व था जो युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते थे, फिर अग्नि का था जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में संपर्क माध्यम माने जाते थे, और तीसरा वरुण का था जिनको ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋतस्य गोपा। ऋत माने नैतिक नियम और नैतिक व्यवस्था को ऋत कहा जाता था, और ऋतस्य गोपा किसको कहा जाता था? वरुण को कहा जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इन तीनों देवताओं का महत्व कम हो गया। अब कौन हो गए? ब्रह्मा जिसको प्रजापति कहा जाता था, विष्णु और रुद्र शिव, इन तीनों लोगों का महत्व बढ़ गया, यानी त्रिदेव की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में आ गई। अच्छा, नदियों का भी बड़ा उल्लेख हुआ है। अगर ऋग वैदिक काल में देखा जाए तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, लेकिन वर्णन के आधार पर सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी थी। वैदिक काल के समापन के बाद मैंने आपको बताया कि चूंकि वैदिक काल में आर्थिक क्रांति आया था, उसी आर्थिक क्रांति का परिणाम था महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, याद कर लीजिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उत्पन्न होने वाले 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है ना? ये 16 बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, इन्हीं को क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। ठीक है ना? और इसी महाजनपद काल में ही भारत में बुद्ध का जन्म हुआ। इसी को बौद्ध काल भी कहा जाता है। इसी को द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहा जाता है। इसी को बौद्ध काल भी कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहा जाता है। ठीक है ना? तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ हवन कर्मकांड में जो कुरीतियां पैदा होने लगी, तो इन कुरीतियों से जन सामान्य में असंतोष उत्पन्न हो गया, और उत्तर वैदिक काल के बाद समाज कहीं न कहीं सामाजिक कुरीतियों से प्रताड़ित था। यही कारण है कि धर्म के क्षेत्र में जो कुरीतियां, जो आडंबर, जो पाखंड पैदा हो रहा था, लोगों के मन में असंतोष था। यह वह समय था कि कोई ऐसा मसीहा आए जो इन धार्मिक पाखंड से लोगों को मुक्ति दिलाए, और वो मसीहा थे महात्मा बुद्ध। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, और वही थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। पिता शुद्धोदन और माता महामाया, ठीक है ना, के यहां उत्पन्न हुए महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। हालांकि कहा जाता है कि जन्म के 7वें दिन ही बुद्ध के माता का मृत्यु हो गया। ठीक है ना? ये बार बार पूछता है कि महात्मा बुद्ध की माता किस वंश से थी। महात्मा बुद्ध की माता कोलीय वंश की थी। याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। ठीक है ना? कोलीय वंश के संबंधित ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है? महात्मा बुद्ध जब अपना घर त्याग दिए, संन्यास ग्रहण कर लिए, तो सबसे पहले अलार कलाम के पास पहुंचे। अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे, और रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के दूसरे गुरु थे। दोनों लोगों से असंतुष्ट होकर बुद्ध ने गया के पास एक स्थान में तपस्या प्रारंभ किया। पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या कहा जाता है? बोध गया। ठीक है ना? पूरे जीवन बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद, अष्टांगिकवाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, इन्हीं सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रतीत समुत्पाद यानी कार्य कारण का सिद्धांत जो है, बुद्ध ने पूरे जीवन लोगों को प्रचार किया। बुद्ध के प्रचार का सबसे बड़ा आधार 4 आर्य सत्य था। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है,
दुख निरोध का मार्ग है। पूरा जीवन घूम घूम कर, चाहे वो कौशल महाजनपद हो, चाहे वो मगध महाजनपद हो, चाहे वो वैशाली हो, इन्हीं चीजों का बुद्ध ने प्रचार किया। ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो बुद्ध ने प्रचार जो किया वो श्रावस्ती में किया, जो कौशल राज्य की राजधानी थी। सबसे ज्यादा वहीं वर्षावास भी किया, सबसे ज्यादा वहीं शिष्य भी बनाए। ठीक है ना। ये बार बार पूछता कि सबसे ज्यादा जो प्रचार या वर्षावास किया वो कहां बुद्ध ने किया? श्रावस्ती में किया। बुद्ध के बाद महावीर स्वामी ने जैन धर्म को संगठित और विकसित किया। हालांकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय जाता है उसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर उन्होंने भी गृह त्याग कर लिया और बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति में चूंकि उन्होंने अपने पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया था, तो इन इंद्रियों पर नियंत्रण को जिन कहा गया। जिन से यह धर्म क्या कहलाया? जैन धर्म। पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना जिन कहलाया, और जिन से यह धर्म क्या कहलाया? जैन धर्म। इसके पहले इसको निर्ग्रंथ कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। लेकिन चूंकि महावीर स्वामी ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया, इसलिए वो क्या कहलाता है? जैन धर्म कहलाता है। उन्होंने भी मगध साम्राज्य में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया, चाहे वो स्यादवाद हो, चाहे वो सप्तभंगी न्याय हो, ठीक है ना, या अनेकांतवाद हो। सत्ता या सत्य को अनेक मानने का सिद्धांत जो है वो किसने माना? जैन धर्म ने। यह प्रश्न बार बार आता है कि सत्य को अनेक मानने वाला सिद्धांत या धर्म कौन है? तो वो जैन धर्म है। ठीक है ना। जैन धर्म का कहना इस ब्रह्मांड में अनंत वस्तुएं हैं और अनंत वस्तुओं के अनंत धर्म हैं। धर्म माने गुण विशेषताएं हैं। इसी को क्या कहा गया? अनेकांतवाद। ठीक है ना। अनेकांतवाद का सिद्धांत या स्यादवाद का सिद्धांत जो है ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। ठीक है। धार्मिक आंदोलन जिस समय भारत में चल रहा था, जैन और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में, ये वह समय था जब भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों में आपस में संघर्ष चला और उत्कर्ष जिसका हुआ वो था मगध। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष निश्चित ही भारत के इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो प्रारंभ हुआ वो हर्यक वंश से प्रारंभ हुआ। आप कह सकते हैं कि भारत का पहला ऐतिहासिक राजवंश जो मगध में स्थापित हुआ वो था हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार भारत का पहला ऐतिहासिक राजा भी था। अगर एग्जाम में आपके पूछे कि भारत का पहला ऐतिहासिक राजा कौन था, तो वो बिंबिसार था जो हर्यक वंश का संस्थापक था। और उसने अपने तमाम राजवंशों से अपना रणनीतिक संबंध स्थापित किया, चाहे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। लेकिन अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा वह मारा गया। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों का समापन करके मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को निष्कंटक बनाने का प्रयत्न किया, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जो था वो वैशाली के लिच्छवियों से था। अजातशत्रु भी अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। ये वही उदयन, अगले शासक क्या बना अजातशत्रु के बाद? उदयन बना। उदयन वही शासक है हर्यक वंश का जिसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नए नगर की स्थापना की, जिसको कहा जाता है पाटलिपुत्र। यानी पहली राजधानी मगध साम्राज्य की गिरिव्रज, गिरिव्रज के बाद राजगृह और राजगृह के बाद बनी पाटलिपुत्र। यानी पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। हर्यक वंश को समाप्त करके शिशुनाग नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है ना। शिशुनाग के बाद कालाशोक और कालाशोक के बाद छोटे छोटे शासक हुए। उसके बाद जो अगला राजवंश आया वो था नंद वंश।
महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। मगध साम्राज्य के इतिहास का यह पहला शासक था जिसकी सेनाएं दक्षिण भारत का अतिक्रमण कर गई। महापद जो विख्यात व्याकरणाचार्य थे, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्याय लिखा था, वो इसी महापद्म नंद के क्या थे? मित्र थे। महापद्म नंद अब तक के आए सभी मगध साम्राज्य के शासकों में बहुत सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये वही घनानंद है जिसके काल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, लेकिन सिकंदर की सेनाएं ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ी क्योंकि उन्हें मालूम था कि ब्यास नदी के उस पार जो शासक है वो दुनिया का सबसे धनी और शक्तिशाली शासक है, और वो घनानंद था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आता है कि भारत पर सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो मगध का सम्राट कौन था? घनानंद था। समुद्र की धाराओं में, गंगा की धाराओं में उसने अपना खजाना छिपा के रखा था। इसी धनानंद के कुकृत्यों से व्यथित होकर मगध की जनता का साथ लेकर किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत कर दिया और घनानंद को हटाकर भारत के सबसे महानतम वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य या मौर्य राजवंश। भारत के इतिहास का एक ऐसा राजवंश जिसने जितनी भूमि पर शासन किया ना ही मुगल सम्राट कर सके और ना ही अंग्रेज कर सके। 322 ईसा पूर्व भारत के महानतम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मगध में, और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसकी सीमाएं ईरान को टच कर गई। भारत के इतिहास में पहला अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत के इतिहास का पहला चक्रवर्ती सम्राट, एग्जाम में पूछेगा, भारत के इतिहास का पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मगध की गद्दी पर बैठकर 6 लाख की सेना लेकर भारत में समस्त भारत को रौंद कर चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक तक भारत एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। यूनानी इतिहासकार जस्टिन उसको मुक्तिदाता कहता है क्योंकि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसने यूनानी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया और भारत से यूनानियों की सत्ता को उखाड़ फेंका। यानी भारत का पहला स्वतंत्रता दाता, पहला मुक्तिदाता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में अपने प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा एक झील बनवाया था जिसका नाम था सुदर्शन झील। भारत के इतिहास में सबसे नामी अगर कोई झील है तो वो सुदर्शन झील है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर उनके प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता, अमित्रोचेडस, लेकिन उसके काल की बहुत सारी घटनाएं या उसको इतना वीरोचित उपाधि कैसे मिला था इसके बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तो क्लियर है कि बिंदुसार एक ताकतवर शासक था, तभी तो अमित्र घात या अमित्रोचेडस उसकी उपाधि थी। या अमित्र माने दुश्मनों का हत्यारा या दुश्मनों का घाती। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक गद्दी पर बैठा था। हालांकि अशोक का 5वां शिलालेख उसके भाइयों के परिवार का वर्णन करता है। हो सकता है कि बौद्ध धर्म में अशोक को पहले बहुत खतरनाक दिखाया गया हो, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी दिखाने के लिए माना गया हो कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक गद्दी पर बैठा। निश्चय ही अशोक अपने साम्राज्य काल के प्रारंभ में एक क्रूर शासक था, लेकिन कहा जाता है कि अपने शासन काल के 8वें वर्ष में जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग में हुए नरसंहार को देखकर उसका मन द्रवित हो गया और वह बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया, यानी उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 10वें वर्ष
बोध गया 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करके उसने इस बात का प्रदर्शन किया कि मैं अब तथागत का शिष्य हो गया। और यह सम्राट अशोक ही था कि जिसके काल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में किया गया था, द्वितीय संगीति का आयोजन कालाशोक के काल में किया गया था, और तृतीय संगीति का आयोजन जो है वो सम्राट अशोक के काल में किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति के बाद अशोक ने पूरे चारों दिशाओं में धर्म प्रचारक भेजे। आपको एक बात बड़ी रोचक कथा अच्छी लगेगी कि चारों दिशाओं में तो उसने धर्म प्रचारक भेजे, लेकिन सबसे रोचक कथा आती है श्रीलंका की। श्रीलंका का शासक तिस्स था और कहा जाता है कि श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा। महेंद्र ने वहां के तत्कालीन शासक तिस्स, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि अशोक का समकालीन श्रीलंकाई शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तिस्स था। तिस्स को जो महेंद्र जो अशोक का पुत्र था उसने तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। कहा जाता है कि तिस्स की जो पुत्री थी अनुला ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उस समय किसी महिला को केवल बौद्ध भिक्षुणी ही बौद्ध धर्म में दीक्षित कर सकती थी। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि अनुला को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए भारत से अशोक की पुत्री संघमित्रा को भेजा गया। बहुत लोग जानते हैं कि संघमित्रा और महेंद्र एक साथ गए थे, और संघमित्रा जब गई यहां से तो वो अनुला सहित यानी तिस्स की पुत्री अनुला सहित उसके 500 सहेलियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये एक रोचक कथा है। अपने जनता को संतान मानने वाला अशोक भारत का पहला शासक था। सभी मनुष्य मेरी संतान है। पृथक कलिंग प्रज्ञापन में अशोक सभी मनुष्य मेरी संतान है कहता है। भारत के इतिहास का अशोक पहला सम्राट था जिसने अभिलेखों के माध्यम से पूरे जनता को संबोधित किया। अशोक के शिलालेख मिले हैं, अशोक के स्तंभ लेख मिले हैं, अशोक के गुफा लेख मिले हैं। राजनीतिक हिंसा को धर्म के विरुद्ध मानने वाला अशोक भारत का पहला सम्राट था। अशोक जिनका अनुयायी था वह तथागत बुद्ध भी राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अजातशत्रु को लिच्छवी संघ को भंग करने का आधार का तरीका बताया था। दुनिया के इतिहास में एकमात्र अशोक ही ऐसा शासक था जिसने राजनीतिक हिंसा को धर्म के विरुद्ध माना। अपने जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता को अशोक ने गढ़ा उसको उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म का प्रचार उसने चारों दिशाओं में करवाया। अशोक के बाद छोटे छोटे शासक हुए, चाहे वो कुणाल हुआ, चाहे वो दशरथ हुआ, चाहे वो क्या कहते हैं संप्रति हुआ, लेकिन कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो विशाल मौर्य साम्राज्य के पतन को रोक सके। 184 ईसा पूर्व एक महत्वाकांक्षी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, याद कर लीजिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और महान मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। इसको आप क्रांति नहीं कह सकते हैं। शुंग क्रांति कई बार मैंने देखा लोगों ने कहा, बिल्कुल गलत है। ये एक ब्राह्मण सेनापति की महत्वाकांक्षा थी, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला चक्रवर्ती साम्राज्य था। पहली बार भारत को पर एक छत्र शासन स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? मौर्य साम्राज्य को ही जाता है। मौर्य साम्राज्य के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, लेकिन शुंग कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य विखंडित होना प्रारंभ हो गया था, यानी शुंगों का शासन कोई बहुत बड़े भारत पर नहीं था। लेकिन हाँ, शुंग काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी भारत पर इंडो ग्रीक यानी हिंद यवनों का आक्रमण। और इन हिंद यवनों को 2 बार पराजित किसने किया?
पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या किया, 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। इन्हीं हिंद यवनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में उसने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किए। मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य काल के बाद छोटे छोटे राजवंशों का उदय होने लगा। कुछ विदेशी राजवंश भी आ गए, जैसे शुंग काल, शुंग के बाद सातवाहन काल, इसके बाद सातवाहन काल के बाद विदेशी राजवंश भी आ गए, जैसे हिंद यवन आ गए, शक आ गए, पहलव आ गए, कुषाण आ गए। आप ये कह सकते हैं कि मौर्य काल के समापन के बाद और गुप्त काल के उदय के पहले भारत में विभाजनकारी शक्तियों ने पूरे भारत को छोटे छोटे राज्य में खंडित कर दिया। हां, दक्षिण के सातवाहन बहुत लंबे समय तक शासन किए, ठीक है ना। सातवाहन पुष्यमित्र शुंग का वंश तो मैंने आपको बता दिया। सातवाहन राजवंश भारत के इतिहास का मात्र सत्तात्मक राजवंश था। भारत के इतिहास का पहला ऐसा राजवंश था जिसमें राजा अपने मां के नाम से जाना जाता था। सातवाहन राजवंश भारत का ऐसा राजवंश था जिसने भारत के इतिहास में पहले शीशे के सिक्के जारी किए। शीशे के सिक्के जारी करने वाला सातवाहन राजवंश भारत का पहला राजवंश था। सातवाहन राजवंश के बाद जो है छोटे छोटे अन्य राजवंश आते चले गए। विदेशी राजवंशों में सबसे पहले हिंद यवन राजवंश को आप जान लीजिए। हिंद यवन भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है सबसे पहले हिंद यवन राजाओं को जाता है। लेकिन नियमित सोने के सिक्के अगर एग्जाम में पूछे, नियमित माने रेगुलर, तो वो हो जाएगा कुषाण राजवंश। तो हिंद यवनों के बाद हिंद यवनों के बाद शक आए। शक, हालांकि शकों का जब पहली बार आक्रमण हुआ था तो मालवा के एक छोटे से शासक ने उनको परास्त कर दिया था और बहुत दिनों तक भारत में शक नहीं आ पाए थे। लेकिन बाद में शकों की सत्ता स्थापित हुई और शकों के कई राजवंशों ने भारत पर शासन किया। सबसे नामी जो शकों का राजा था वो महाक्षत्रप रुद्रदामन था। महाक्षत्रप जो रुद्रदामन था वो भारत का सबसे शक्तिशाली शक राजवंश था और उसका जो जूनागढ़ अभिलेख था वो विशुद्ध संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता, भारत का पहला। 150 ईस्वी में लिखा गया शकों का विशुद्ध संस्कृत में महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था वो पहला विशुद्ध संस्कृत में एग्जाम में बहुत बार आया। शकों के बाद कुषाण आए। कुजुल कटफिसस जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक था। विम खटफिसस जो है, जो अगला शासक था, वो भगवान शिव का परम भक्त था, महेश्वर की उपाधि धारण किया था। लेकिन कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क केवल कुषाण साम्राज्य का नहीं बल्कि भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माना जाता है। कनिष्क का काल निश्चित ही भारत के लिए एक गौरवमयी, एक भारत के लिए एक विकास का, समृद्धि का काल भी था। कनिष्क ने लगभग पूरे भारत को विजित कर लिया। यहां तक कि माना यह भी जाता है कि चीन के बहुत बड़े भाग को जीता। यानी भारत में अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला कनिष्क पहला शासक था। कनिष्क विद्या और विद्वान दोनों का संरक्षक था। ये वही कनिष्क है जिसके काल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में। बताया मैंने, 3 बता दिया, चौथा कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया था। किसके काल में? सम्राट कनिष्क के काल में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसके पहले जितने भी बौद्ध संगीति हुए थे उसमें केवल अध्यक्ष होते थे, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति पहला ऐसा बौद्ध संगीति था जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ये कई बार एग्जाम में पूछता है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो उत्तर क्या लगाएंगे? सम्राट कनिष्क। पेशावर पुरुषपुर इसकी राजधानी थी, एक राजधानी मथुरा भी थी, ठीक है ना। कनिष्क के दरबार में
प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान चरक निवास करते थे। कनिष्क के ही दरबार में माध्यमिक शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन निवास करते थे, जिन्होंने प्रज्ञा परमिता सूत्र में ही शून्यवाद की स्थापना की थी। अब भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हो गई? कुषाणों के बाद जो है कहा जाता है भारत में तीसरी सदी के अंत में किसकी स्थापना हुई? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। आप बस कथा की तरह सुनते जाइए, पूरा जीएस मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाता हूं। हालांकि उस समय बहुत लंबा समय लेता हूं क्योंकि एक एक चीज विस्तार से बताता हूं, लेकिन आज आपको मैं बिल्कुल दोहराव त्वरित पुनरावलोकन करा रहा हूं। आप बिल्कुल कहानी की तरह सुनते जाइए। मेरा तो उद्देश्य आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिविल सेवा की तैयारी में त्वरित पुनरावलोकन के बड़ा महत्व है, क्योंकि जो चीज धीरे से नहीं याद होता वो तेजी से भी याद हो जाता है। देखिए, पढ़ाई के बहुत सारे अनुभव हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही मंत्र हर जगह काम आ जाएगा। कई प्रकार के मंत्र काम आते हैं। कभी धीरे से पढ़ाई भी काम आता है, कभी तेज से पढ़ाई भी काम आता है, कभी तरह तरह के जो पढ़ाई है वो काम आते। ऐसा नहीं माना जाता है। त्वरित पुनरावलोकन का भी बड़ा महत्व है। जो कभी नहीं याद होता है एग्जाम के समय याद हो जाता है, और वो याद तेजी से भी हो जाता है। वही मैं याद कराने का प्रयत्न कर रहा हूं। श्री गुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच शासक बने, लेकिन एक शाखा थी शकों की, मुरुंड। तो मुरुंडों के ये सामंत थे। तो चाहे श्री गुप्त जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, चाहे घटोत्कच, ये सामंत ही थे। लेकिन इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बने। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के पहले स्वतंत्र शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने उस समय के लिच्छवी कुल की प्रसिद्ध कन्या कुमारी देवी से विवाह किया था। यानी जिन लिच्छवियों का अंत किसी जमाने में अजात शत्रु ने किया था, उनका उत्कर्ष गुप्त काल के चरण में पुनः हो गया था। क्योंकि जब चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था तो बड़ा गर्व का महसूस कर रहा था। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। भारत के इतिहास में जब महान शासकों की बात चलेगी तो समुद्रगुप्त का भी नाम आएगा। छोटे से गुप्त राज्य को समुद्रगुप्त ने साम्राज्य में बदल दिया। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में उसने उत्तर भारत के 3 राजाओं को परास्त किया। दक्षिणापथ के युद्ध में उसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को परास्त किया। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में उसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को परास्त किया, और सभी को परास्त करके उसने एक छत्र शासन स्थापित किया और कविराज की उपाधि भी धारण की। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। हालांकि यह बहुत गर्व का विषय नहीं है, क्योंकि नेपोलियन का अंत युद्धों में हार के बाद हुआ था, लेकिन समुद्रगुप्त कोई युद्ध में परास्त नहीं हुआ था। समुद्रगुप्त के वीरोचित साम्राज्य विकास का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है? यानी उसके प्रशस्ति का वर्णन, उसके प्रशंसा का वर्णन, उसके सर्वोच्च उत्कर्ष का वर्णन जो है उसके प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसको उसके संध विग्राहक सचिव हरिसेन ने लिखा था। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक बने, भारत के इतिहास के सबसे नामी विक्रमादित्य। हालांकि उसके बीच में रामगुप्त बने थे, लेकिन रामगुप्त को का ऐतिहासिक इतना महत्व नहीं है, किताबों में ज्यादा उनका वर्णन है। लेकिन रामगुप्त बने थे। रामगुप्त को हटाकर, क्योंकि वो शर्मनाक व्यक्ति थे, उनको हटाकर गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बैठे। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं जिन्होंने शकों का अंतिम रूप से भारत में दमन किया था। रुद्रसिंह तृतीय को समाप्त करके शकों की सत्ता समाप्त कर दी थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करके भारत से उन्मूलन कर दिया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की
और चांदी के विशेष सिक्के जारी किए शकों को समाप्त करने। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं जो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं जिनके दरबार में सबसे महान कवि कालिदास निवास करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त शासक बने। ये वही कुमारगुप्त हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद स्कंदगुप्त शासक बने। ये वही स्कंदगुप्त हैं जिसके काल में भारत पर होड़ों का आक्रमण हुआ। इसके बाद छोटे छोटे शासक हुए, लेकिन कोई भी गुप्त साम्राज्य के पतन को नहीं रोक सका। और अंतिम ज्ञात शासक, अंतिम शासक नहीं, अंतिम ज्ञात बोल रहा हूं मैं, अंतिम ज्ञात शासक जिसका वर्णन है वो विष्णुगुप्त माने जाते हैं। अपने शासन, अपने साहित्य, अपने धर्म, अपने कला और अपने दर्शन के सर्वोच्च विकास के कारण जो है गुप्त काल वो क्या कहलाता है? भारत का स्वर्ण काल। भारत में पहली बार मंदिरों का साक्ष्य गुप्त काल से ही मिलना प्रारंभ होता है। कालिदास जैसे महाविद्वान उसी काल में पैदा हुए जिन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार, तमाम प्रकार के महान महान ग्रंथों की रचना की। गुप्त काल में ही महान गणितज्ञ आर्यभट्ट हुए, वराहमिहिर हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, तमाम तक प्रकार के विद्वान उसी काल में ही। गुप्त काल के बाद आगे चलकर वर्धन वंश की स्थापना हुई। पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने वर्धन वंश की स्थापना की। हालांकि वर्धन वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत के इतिहास के महानतम शासक माने जाते हैं। 606 ईस्वी में अपने बड़े भाई की हत्या के बाद, राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे और अपने शासन व्यवस्था में हर्ष ने समस्त उत्तर भारत को जीत लिया। एक छत्र शासन की स्थापना की। पहले उनकी राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर को उन्होंने स्थानांतरित करके अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। आपको जान के आश्चर्य हो गया कि हर्षवर्धन के काल में कन्नौज को वह महिमा प्राप्त हुई जो किसी भी काल में पाटलिपुत्र को प्राप्त था, और कन्नौज को महोदय नगर कहा जाने लगा। भारत के इतिहास के हर्षवर्धन पहले ऐसे राजा थे जो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। महामोक्ष परिषद में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे, यानी दानवीर कर्ण की तरह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। कौन? कन्नौज में उन्होंने धर्म सभा का भी आयोजन किया था। और ये वही हर्षवर्धन है जिनके काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आए थे? ह्वेन सांग, जिन्होंने सी यू की नामक ग्रंथ लिखा है। फायान किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कालिदास वाले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे जिन्होंने शकों का अंत किया था। फायान आया था और ह्वेन सांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। हर्षवर्धन के बाद छोटे छोटे राजाओं का उदय होने लगा। उसी समय राजपूतों का भी उदय होने लगा, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार हो, चाहे वो सोलंकी हो, चाहे वो चंदेल हो, कई सारे राजपूतों का उदय होने लगा और वो राजपूत काल कहलाया। यानी मध्यकाल शुरू होने के पहले जो काल था उसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, जिसको अब राजपूत काल भी कह सकते हैं। बड़े बड़े शासक हुए, गुर्जर प्रतिहार जिनके नाम पर गुजरात पड़ा, सैकड़ों वर्षों तक भारत में अरबों के आक्रमण को रोके रखा, घुसने नहीं दिया भारत के अंदर। गुर्जर प्रतिहार। चंदेल शासक जो खजुराहों के मंदिरों के लिए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिरों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। गुजरात के सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने ही मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार परास्त किया था अपनी माता नायका देवी के सहयोग से। और इसी में एक विश्व प्रसिद्ध राजवंश था चौहान वंश। इस चौहान वंश के सबसे नामी शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, थर्ड, याद रखिएगा। जो सबसे नामी चौहान है पृथ्वीराज चौहान, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ये वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं जिन्होंने 1191 के तराइन के युद्ध में किसको परास्त किया था?
मोहम्मद गोरी को। लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। एंशिएंट हिस्ट्री केवल उत्तर भारत का नहीं है, बल्कि एंशिएंट हिस्ट्री दक्षिण भारत का भी है। और दक्षिण भारत में जो एंशिएंट हिस्ट्री का प्रारंभ होता है वो संगम काल से। देखिए, पाषाण काल वगैरह ये सब थोड़ी बहुत प्राचीन चला जाता है, और ये कहीं न कहीं प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के तहत भी आता है। लेकिन पहली बार दक्षिण भारत का जो लिखित इतिहास प्रारंभ होता है वो संगम काल से प्रारंभ होता है। संगम काल, संगम का मतलब था एक गोष्ठी या परिषद, जिसमें उन कवियों की रचनाओं को पास किया जाता था जो अपने ग्रंथों को प्रकाशित करवाना चाहते थे। ठीक है ना। तो उस संगम में, यानी गोष्ठी या परिषद में जो ग्रंथ पारित होते थे, ठीक है ना, उनको संगम साहित्य कहा जाता था। और उस संगम साहित्य में जिस काल का वर्णन है उसको संगम काल कहा जाता था। ठीक है ना। 3 संगम माने जाते हैं। प्रथम संगम जो मदुरै में हुआ था, द्वितीय संगम जो अलवै कपाटपुरम में हुआ था, और तृतीय संगम जो है वो उत्तरी मदुरै में होता। प्रथम संगम का आयोजन जो है, अध्यक्ष जो थे वो अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम के भी अगस्त ऋषि थे, लेकिन बाद में उनके शिष्य तोलकपियर हुए, और तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीर थे। ठीक है ना। कुछ महाकाव्यों की रचना भी संगम काल में हुई, जैसे शिल्पाधिकारम, जैसे मणिमेखलय, ठीक है ना, जैसे जीवक चिंतामणि। ये 3 महाकाव्यों की रचना जो है वो संगम काल में मानी जाती है। संगम काल के बाद जो महत्वपूर्ण राजवंश आया वो पल्लव वंश आया। पल्लव जो राजवंश थे, कांची के पल्लव, उनकी राजधानी कहां थी? कांची। कांची के पल्लव रथ मंदिरों के निर्माता माने जाते हैं। जो दक्षिण के रथ मंदिर हैं वो कांची के पल्लव। इसके बाद चालुक्य राजवंश का आया। बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो पुलकेशिन द्वितीय था। ये वही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था और हर्ष के दक्षिण प्रसार को रोक दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने किसको परास्त किया था? हर्षवर्धन को। इसके बाद राष्ट्रकूट राजवंश आया। मान्यखेट के राष्ट्रकूटों का गौरव जो है, काल जो था वो दक्षिण भारत के गौरवमयी क्षण का काल था। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के पहले ऐसे राजवंश थे जिन्होंने उत्तर भारत के राजवंशों को अपने शक्ति का रसास्वादन कराया। राष्ट्रकूट राजा, चाहे वो चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो गोविंद तृतीय हो, चाहे वो इंद्र तृतीय हो, ये वे शासक थे जिन्होंने बार बार उत्तर के राजाओं को, पालों और प्रतिहारों को परास्त करके अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके बाद चोलों का काल आया। दक्षिण भारत का एक महान राजवंश था। विजयालय नामक व्यक्ति ने चोल राजवंश की स्थापना की और राजराज प्रथम से यह सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। यह वही राजराज प्रथम है जिसने बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। राजराजेश्वर के बाद राजेंद्र चोल गद्दी पर बैठा। यह वही राजेंद्र चोल है जिसके काल में बंगाल की खाड़ी चोल झील कहलाने लगी। यह वही राजेंद्र चोल है जिसने पूरे श्रीलंका पर आक्रमण करके पूरे श्रीलंका को चोल साम्राज्य का एक राज्य बना दिया। दक्षिण के चोल राजा अपने 2 कार्यों के लिए जाने जाते हैं। पहला अपने श्रेष्ठ नौसेना के लिए, यह याद रखिएगा, और दूसरा नेवी के लिए, और दूसरा स्थानीय स्वशासन के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। बहुत एग्जाम में पूछता है, स्थानीय स्वशासन के लिए और नौसेना के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन काल के समापन के बाद आइए हम लोग इंटर करते हैं मेडिवल हिस्ट्री में।
मेडुअल हिस्ट्री का प्रारंभ भारत में अरबों के आक्रमण से होता है। हालांकि उस समय उत्तर भारत पे उस समय राजपूतों का काल था, लेकिन कहीं ना कहीं एक पुट आ गया, मुस्लिम वातावरण प्रारंभ हो गया। तो 711-12 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया, माना जाता है वहीं से मेडुअल हिस्ट्री प्रारंभ हुआ। लेकिन अरबों को सिंध के आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उसके बाद भारत पे तुर्की आक्रमण का प्रारंभ हुआ। तुर्की आक्रमण में प्रारंभ में माना जाता है कि भारत पर सबसे पहला जो तुर्क आक्रमणकारी था वो सुबुक्तगीन था। लेकिन सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी भारत में आक्रमण करके भारत की संपदा को जमकर लूटा। कहा जाता है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी ने गजनी के सुल्तान के रूप में उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और 17 बार भारत को जमकर लूटा। प्रश्न आता है कि भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का मूल कारण क्या था? धन संपदा की लूट, ताकि उस धन से मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जा सके। और भारत के धन को लूटकर महमूद गजनवी ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की, गजनी सल्तनत के रूप में विशाल साम्राज्य की स्थापना भी। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 का सोमनाथ आक्रमण माना जाता है। सोमनाथ आक्रमण के बाद महमूद गजनवी को अक्षय संपत्ति मिला। संपत्ति इतना ज्यादा था कि उसको ले जाते समय महमूद गजनवी के मन में डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया कि कहीं कोई रास्ते में लूट ना ले। और हुआ भी यही। सिंध के जाटों ने कहा था महमूद गजनवी से, तुम जिधर से जाओगे लूटेंगे तुमको। आपको जान के आश्चर्य होगा, जाटों के डर से महमूद गजनवी ने मार्ग बदल दिया। इस मार्ग बदलने के बावजूद महमूद गजनवी को जाटों ने लूटा, तंग किया। यही कारण है महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत पर 1027 में हुआ, जाटों को दंडित करने के लिए, और उसने जाटों को परास्त करके दंडित भी किया। महमूद गजनवी के बाद भारत पर माना जाता है अगला आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी था। हालांकि मोहम्मद गोरी के काल में उसका भाई शासक था, उसको गजनी का स्वतंत्र शासक बना दिया था और मोहम्मद गोरी को कहीं न कहीं उसने स्वतंत्रता प्रदान कर दी। 1175 से उसने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। 1178 में गुजरात के सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से परास्त किया। भारत में गोरी की प्रथम पराजय थी। प्रथम पराजय पृथ्वीराज चौहान से नहीं थी। किससे थी? मूलराज द्वितीय, गुजरात के सोलंकी शासक। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गोरी को बुरी तरीके से परास्त किया। पराजय इतना भयानक था कि गोरी को पृथ्वीराज चौहान से प्राणों की भीख मांगनी पड़ी। जिस गोरी को पृथ्वीराज चौहान का आभारी होना था, वो आभारी नहीं हुआ। 1192 में उसने पूरा आक्रमण किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का पराजय हुआ और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। अपने से सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने भारतीय प्रांतों का सूबेदार बनाकर वो वापस चला गया। कहा जाता है कि जब 1206 में वो उसने पूरा आक्रमण किया तो उसी समय सिंध के दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। गोरी के अंत के बाद माना जाता है भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हो गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका सलाहकार था, उसने अपनी जो उसका सिपह सालार था, उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का इतिहास। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस राजवंश की स्थापना की उसको कहा जाता है गुलाम वंश। यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है ना। लेकिन ऐबक ने राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया था, ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो उसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में
जिसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। और उस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसके काल में हुआ था? इल्तुतमिश के काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र, विवादित पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह को हटाकर गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है ना। भारत में पहली बार शासन सत्ता को संभालने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली सल्तनत को संगठित करने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। चांदी का टंका, तांबे का जीतल प्रारंभ कराने वाला, पहले शुद्ध अरबी सिक्के प्रारंभ कराने वाला कौन था? इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश के बाद अगला जो नामी शासिका बनी उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बनी। 3 वर्ष 6 महीना 6 दिन उसने शासन किया। और यह भी माना जाता है कि अगर वो महिला ना होती तो भारत की सबसे महान मुस्लिम शासकों में से एक होती। मध्यकालीन इतिहास की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान के बाद छोटे छोटे शासक हुए, लेकिन जो अगला महत्वपूर्ण शासक बना वो था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति चलाई। गयासुद्दीन बलबन का जो नीति माना जाता है वो रक्त और लौह की नीति माना जाता है। अपने विरोधियों के विरुद्ध उसने हिंसा का सहारा लिया। अपने राजत्व सिद्धांत, नियावते खुदाई का सिद्धांत जो है वो बलबन ने स्थापित किया। बलबन ने एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की जिसको कहा जाता है दीवाने आरिज। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन बलबन ने की थी। बलबन के बाद छोटे छोटे शासक हुए और आगे जाकर खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की, ठीक है ना। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनते ही सल्तनत काल में एक नई प्रथा आ गई, खिलजी साम्राज्यवाद। छोटे से दिल्ली सल्तनत को एक साम्राज्य में बदलने का काम सबसे पहले किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत का अभियान करने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। विंध्याचल पर्वत को अभी तक किसी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने पार नहीं किया था। और सैकड़ों वर्षों से जो संपत्ति संचित हो रही थी, उस संपत्ति को दक्षिण भारत में उस संपत्ति को लूटने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सेना को नकद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद छोटे छोटे शासक हुए और कोई खिलजी वंश के पतन को रोक नहीं पाया। अगला जो राजवंश स्थापित हुआ वो था तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। भारत में नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, सुल्तान बना। शायद मध्यकाल में सबसे ज्यादा शिक्षित गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन तुगलक अपने काल से आगे की सोचता था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आश्चर्यजनक परियोजनाओं के लिए जाना जाता है। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। उसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया। सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसके काल में
अफ्रीका के मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसने रहला नामक ग्रंथ लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था और उसका प्रसिद्ध ग्रंथ अरबी ग्रंथ था रहला। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने अपने भाई जौना शाह अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की याद में एक नगर की स्थापना की, जिसको कहते हैं जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक जो है भारत के इतिहास में कई सारे विभागों का संस्थापक भी माना जाता है। मुस्लिम जनता के कल्याण के लिए अपने कर्तव्य को स्वीकार करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज तुगलक ही था, लेकिन केवल मुस्लिम जनता के लिए। चाहे वो दीवाने बंदगान हो, चाहे वो दीवाने खैरात हो, चाहे वो दीवाने इस्तिहाक हो, चाहे दारुल सफा हो, इन तमाम कल्याणकारी विभागों की स्थापना केवल मुस्लिमों के लिए करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला धर्मांध शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कई सारे नहरों का निर्माण भी किया था। हावे सर्व नामक सिंचाई कर भी इसी ने लगाया था। ठीक है। फिरोज तुगलक के बाद छोटे छोटे शासक हुए और दिल्ली सल्तनत का फिर तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान जो हुआ वो कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। ये वही नसीरुद्दीन महमूद है जिसके काल में 1398 में भारत पर समरकंद के शासक तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। पतनोन्मुख दिल्ली सल्तनत को के कील में अंतिम, जिसके ताबूत में अंतिम कील ठोकने वाला ये तैमूर लंग ही था। तुगलक वंश समाप्त हो गया। तुगलक के वंश के बाद सैयद वंश आया जिसका संस्थापक खिरिज खां था। छोटे छोटे राजा हुए जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सैयद वंश के समापन के बाद हमें तो लगता है दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का कोई काम ही नहीं। अब चूंकि पांचों वंशावलियों में, दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशावलियों में एक वंशावली है, इसलिए हम लोग पढ़ा जाता है। सैयद वंश के बाद जो अगला राजवंश आया वो था लोदी वंश, जिसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद अगला शासक बना उसका पुत्र सिकंदर लोदी। ये वही सिकंदर लोदी है जिसने 1504 में आगरा नामक नगर की स्थापना की। और सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बना। ये वही इब्राहिम लोदी है। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने परास्त किया और 1526 में ही बाबर ने भारत पे एक नए राजवंश की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके। और वो कौन सा राजवंश था? मुगल वंश। यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर कौन था? उज्बेकिस्तान या फरगना का शासक था, जो आज के उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकों ने उसको परास्त किया था, अपना जान बचाकर वो भागा, काबुल का शासक बना। और काबुल के शासक के रूप में ही बाबर ने भारत पर 5 अभियान किए। 5वां अभियान पानीपत का प्रथम युद्ध था और इसी युद्ध को जीतकर उसने भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अगले साल 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। फिर अगले साल चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर केवल मुगल वंश की नींव डाला था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक नहीं था। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। हुमायूं थोड़ी कोमल स्वभाव का था। अपने पिता के कहने पर उसने कामरान, अस्करी और हिंदाल में अपने साम्राज्य को बांट दिया और यही भारत में उसके विनाश का कारण भी बना। चौसा के युद्ध में 1539 में शेर खान ने उसे परास्त किया, शेर शाह की सूरी की उपाधि धारण की। 1540 में कन्नौज या बिलग्रामा के युद्ध में
अंतिम रूप से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त करके हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। खाना बदोश रूप में ईरान के शाह के पास पहुंचा और ईरान के शाह के मदद से शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद 1555 में सिकंदर सूर को परास्त करके दिल्ली की गद्दी पर एक बार पुनः बैठा हुमायूं। लेकिन अगले ही साल दीन पनाह के सीढ़ी पुस्तकालय था उसका, उसी पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपुर ने लिखा है, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर इसकी मृत्यु। हुमायूं के बाद उसका पुत्र 1556 में अकबर शासक बना। कालानौर नामक स्थान पर ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक करवाया। लेकिन यह उसके जीवन का सबसे भयानक समय था, क्योंकि उस समय आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य ने आगरा और दिल्ली पर मुगलों को परास्त करके अधिकार कर लिया। यानी एक पार से पुनः दिल्ली की सत्ता छिन गई और किसके पास आ गई? हेमू के हाथ में आ गई। हेमू कौन था? बिहार के शासक आदिल शाह सूर का सेनापति था और उसने मुगलों को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा था। 24 युद्धों में से 22 युद्धों में उसने विजय प्राप्त किया था। अब अकबर को अगर भारत पर शासन करना था, हेमू को परास्त करना था, और हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। अकबर की सेना को परास्त करके अकबर की ओर तेजी से हेमू बढ़ रहा था, लेकिन एक भाला उसके आंख में लगा और उसके आंखों से खून गिरने लगा और वो मूर्छित हो गया। और जीता हुआ युद्ध जो है पानीपत का, जो द्वितीय युद्ध था 1556 में, उसको अकबर ने जीत लिया। हारा हुआ युद्ध अकबर जीत गया और जीता हुआ युद्ध जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू हार गए। निश्चित ही अकबर का जीत भारत में मुगल काल के साम्राज्यवादी युद्ध का प्रारंभन करता है, साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ करता है। अकबर ने एक सेना एकत्र करके लगभग पूरे भारत को जीतने का उसने प्रयत्न किया। दक्षिण भारत को पूर्ण रूप से वह जीत नहीं पाया। इसके बाद भी उसने सम्राट की उपाधि धारण कर ली। भारत के इतिहास में चाहे वो अकबर का मेवाड़ अभियान हो, चाहे वो अकबर का बंगाल बिहार उड़ीसा अभियान हो, इसके लिए तो जाना ही जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के लिए महाराणा प्रताप से के लिए भी जाना जाता है। अकबर अपने कुछ धार्मिक कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। जैसे 1562 में उसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया, 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, 1582 में उसने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की। इसके लिए भी जाना जाता है। अकबर के बाद उसका धुलमुल और कमजोर पुत्र जहांगीर शासक बना। जहांगीर उतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन मुगल सत्ता को अकबर इतना ऊंचा पहुंचा चुका था कि उसके विरुद्ध विद्रोह के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। ठीक है ना? जहांगीर का काल चित्रकारी का काल माना जाता है, चित्रकारी का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर भी चित्र का बहुत बड़ा पारखी भी था। वो यह भी कहता था कि अगर कोई 10 चित्रकार मिलकर एक चित्र को बना दे तो मैं बता दूंगा कौन कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया। ये जहांगीर कहता था। 1 सेर शराब और आधा सेर मांस में उसने अपना शासन जो नूरजहां को दे दिया था, अपनी पटरानी या पट्टमहिषी। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा और यहीं से मुगल साम्राज्य का कट्टर स्वभाव प्रारंभ हो गया और यहीं से कट्टरता प्रारंभ हो गया। उसने सिजदा को समाप्त कर दिया। राजपूत रानियों से, राजपूत राजकुमारियों से विवाह करने की जो पद्धति थी, पहली बार इसी शाहजहां ने समाप्त किया था। ये वही शाहजहां है जिसने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम
यानी मुमताज महल के याद में प्रसिद्ध आगरे के ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसको बनाने में 22 से 23 वर्ष लग गए। ठीक है ना। शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किले को भी बनवाया था, शाहजहां ने ही दिल्ली के जामा मस्जिद को बनवाया था। हालांकि शाहजहां के जीवन काल के अंतिम चरण में उसके चारों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया, और इन चारों पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, चाहे दारा हो, चाहे सुजा हो, चाहे मुराद हो, और चाहे औरंगजेब हो, इसमें विजय कौन प्राप्त किया? औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां के बाद अगला सुल्तान बना, अपने पिता को अगला बादशाह बना, अपने पिता को कैद करके। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बार आगरा में हुआ और दूसरी बार दिल्ली में। औरंगजेब के शासन से भारत में मुगलों के में कट्टरपन यानी कट्टर मुस्लिम मुगल साम्राज्य का प्रारंभ जो अब औरंगजेब के काल से प्रारंभ होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने औरंगजेब का बड़ा सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने उसको जिंदा पीर भी कहा है। बहुत सारे इतिहासकारों ने खंडन भी किया है कि जो है उसको औरंगजेब को बहुत ही दानी बहुत ही त्यागी स्वभाव का था, वो कुरान बेचता था, टोपी सिलता था और उससे अपने आय का खर्चा चलाता था। ठीक है ना। बहुत लोगों ने कहा है ये उन लोगों के साथ बेरहमी है जिनको भयानक कष्ट सहना पड़ा औरंगजेब के काल में। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगा दिया। क्या यह झूठ है? 1699 में औरंगजेब ने तत्काल नए हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। क्या यह गलत है? कुछ 1-2 मंदिरों में अभिलेख मिल गए हैं जहां कहा जाता है कि औरंगजेब ने दान दिया था, लेकिन कुछ मंदिरों को दान दिया था ये तो याद है, लेकिन सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा था ये याद नहीं है। ये भी तो याद करने वाली बातें हैं। जिन लोगों क्या अगर गुरुद्वारा शीशगंज में गुरु तेग बहादुर को उसने कटवा दिया कई लोगों के साथ, क्या ये गलत है? अपने भाई को दारा सिकोह का गला काट के औरंगजेब ने पूरे नगर में धड़ घुमाया था और सिर जो है अपने बाप को थाली में पेश कर दिया था शाहजहां को, ये गलत है। कौन सा ऐसा रिलेटिव था जिसको औरंगजेब ने मारा नहीं था? चाहे वो भाई हो, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो दोस्त हो, किसी को नहीं। बाप तक को उसने 7.5 वर्ष तक आगरा के उसमें बंद करके रखा था, शाहबुर्ज में। केवल इतिहासकारों द्वारा उधेड़ बुन करके औरंगजेब को महान साबित करना निश्चित ही बहुत सही बात नहीं है। ठीक है ना। जबरदस्ती का सिद्ध नहीं करना चाहिए। हमें लगता है आपको जान के आश्चर्य होगा जब आगरे के किले में यह भी स्टेटमेंट आता है, आगरे के किले में औरंगजेब ने जब अपने पिता को बंद चारों ओर से कैद कर लिया क्योंकि किला खुल नहीं रहा था, पानी को बंद कर दिया, तब शाहजहां ने लिखा था हिंदू ठीक है मरने के बाद भी अपने पिता को पानी देते हैं, तुम मेरे पुत्र मेरे जीते जी मुझे पानी नहीं दे रहे। इन स्टेटमेंटों को जरा पढ़िए और पढ़ के तय करिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप औरंगजेब को एक मुस्लिम शासक के रूप में मत देखिए, औरंगजेब को मुगल शासक के रूप में मत देखिए। औरंगजेब को एक दानवीय शासक के रूप में देखिए, एक ऐसे शासक के रूप में देखिए जो धर्मांध था। धर्मांध कोई हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, खूंखार कोई हो चाहे किसी धर्म का, हमें ये नहीं देखना है। हम निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करें ना। अगर अकबर ने अच्छा काम किया हम अच्छा बोलेंगे, अगर औरंगजेब ने बुरा काम किया हम बुरा बोलेंगे। चाहे वो हिंदू राजा हो, अगर उसने बुरा किया हम उसको बुरा बोलेंगे।
हम ये क्यों कहने जाएंगे कि फला अच्छा था हमारे धर्म का। देखिए, सिविल सेवा का जो विद्यार्थी होता है उसको निष्पक्ष पढ़ना है, तटस्थ होकर पढ़ना है, ठीक है ना। हम इसको नहीं जाएंगे, ठीक है। आइए, औरंगजेब के बाद औरंगजेब के धर्मांधता ने ही मुगल साम्राज्य के पतन को मार्ग को प्रशस्त कर दिया। औरंगजेब के बाद जो शासक कहलाते हैं वो उत्तरकालीन मुगल सम्राट कहलाते हैं, चाहे वो बहादुर शाह प्रथम हो, चाहे जहांदर शाह हो, चाहे फर्रुख सियर हो, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला हो, चाहे अहमद शाह हो, चाहे आलमगीर द्वितीय हो, चाहे अकबर द्वितीय हो, चाहे शाह आलम द्वितीय हो, और अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 के संग्राम में भाग लेने के कारण मुगल साम्राज्य की गद्दी से उतार दिया गया और उसको रंगून निर्वासित कर दिया, ठीक है ना। मध्यकाल में दक्षिण भारत में एक महान साम्राज्य का उदय हुआ, मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य को संगठित करने का श्रेय जाता है शिवाजी को। जिस शिवाजी को केवल हिंदुओं का शासक माना जाता है, शिवाजी की सेना में बड़ी संख्या में मुस्लिम थे, और शिवाजी के सेना के मुस्लिम सैनिकों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका समर्पण। वो शिवाजी के पूर्ण रूप से समर्पित थे। शिवाजी को बहुत सारे युद्धों में यह भी माना जाता है कि उनसे विजय मिला था। शिवाजी दक्षिण के मराठों को संगठित करने का श्रेय शिवाजी को जाता है। शिवाजी के दरबार में 8 मंत्रियों का एक समूह था जिसको अष्टप्रधान कहा जाता है। जैसे सुमंत विदेश मंत्री थे, ठीक है ना, पेशवा प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी शासक बना, जिसको औरंगजेब ने बुरी तरीके से उनकी हत्या की। छत्रपति साहू के काल में माना जाता है कि मराठे भारत के प्रथम श्रेणी के सैनिक शक्ति हो गए, क्योंकि साहू के काल में ही, छत्रपति साहू के काल में ही 3 पेशवाओं का काल माना जाता है, और भारत में राजनीतिक प्रथम श्रेणी के सैनिक हो गए। बालाजी विश्वनाथ, पेशवाओं का काल वहीं से प्रारंभ माना जाता है, हालांकि पेशवा पहले से थे लेकिन वहीं से माना जाता है। बालाजी बाजीराव प्रथम, जिनको लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है, बाजीराव प्रथम, और फिर बालाजी बाजीराव, जिनके काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, ठीक है ना। मध्यकाल के समापन के बाद भारत में जो अगला, देखिए शिवाजी के काल का तो आप जान ही रहे हैं कि शिवाजी के काल में 1657 में अफजल खां की घटना हुई थी, जिसमें शिवाजी को मारने के प्रयास में अफजल खां को बगनके से शिवाजी ने फाड़ दिया। 1663 में शाइस्ता खां से को परास्त करके वहां से भगा दिया शिवाजी ने। 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि, यानी औरंगजेब और 1666 में जब आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने उनको विश्वासघाती कहने पर कैद कर लिया, जहां से छूटकर आकर शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया, छत्रपति की उपाधि धारण की। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। मध्यकाल के समापन के बाद जो भारत का अगला इतिहास आता है वह आधुनिक भारत। आधुनिक भारत 1498 में जब वास्को डी गामा भारत पर उतरा कालीकट के बंदरगाह पर, वहीं से क्या शुरू हो जाता है, आधुनिक भारत। पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रेंच आए, फ्रेंच के बाद स्वीडिश आए। कुकुर मुत्ते के दल के समान भारत में यूरोपीय कंपनियों का तांता लग गया। पुर्तगाली, तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, सबसे पहले पुर्तगाली आए। 1498 में वास्को डी गामा आया। 1503 में पुर्तगालियों ने अपने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की कोचीन में। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा था, लेकिन दूसरा गवर्नर था अल्फांसो अल्डीबुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, अल्बुकर्क था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना।
पुर्तगालियों ने भारत में कई सारे कार्य किए। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पहली बार पुर्तगालियों ने किया। भारत में आलू की खेती पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया। भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के काल में पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया। पुर्तगालियों के बाद डच आए। 1505 में डचों ने अपना सबसे पहला 1605 में डचों ने अपना 1605 में डचों ने अपना सबसे पहला जो कारखाना खोला था वो मसूलीपट्टनम में खोला था। 17वीं शताब्दी में डचों ने पुर्तगालियों को भारतीय व्यापार से अपदस्थ कर दिया। डचों के बाद जो अगला यूरोपीय कंपनी आई वो अंग्रेज थी। अंग्रेजों ने भारत में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन। 1611 में अंग्रेजों ने अपना प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोला। लेकिन अगर अधिकृत फैक्ट्री आए तो 1613 में जहांगीर के आदेश से सूरत में खोला। दोनों याद कर लिए, प्रथम फैक्ट्री पूछे तो मसूलीपट्टनम, लेकिन अधिकृत फैक्ट्री अगर पूछे तो 1613 का क्या, सूरत। मद्रास में उन्होंने पट्टे पर लिया और तमाम जगहों पे अंग्रेजों ने किया। लेकिन अंग्रेजों का सबसे पहला जो सत्ता स्थापित हुआ वो बंगाल से हुआ। 1698 में सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी मिली अंग्रेजों को। 1700 में वहां फोर्ट विलियम की स्थापना हुई और आगे चलकर यही फोर्ट विलियम कलकत्ता कहलाया। फोर्ट विलियम की किलेबंदी अंग्रेज करने लगे, और इस किले फ्रांसीसियों के डर से, इस किलेबंदी से उस समय जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको परेशानी हुई। उसने फोर्ट विलियम पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, और फोर्ट विलियम पर ही अधिकार कारण बना 1757 का प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में, 1757 के प्लासी के युद्ध में, एक तरफ क्लाइव की सेना थी और दूसरी ओर सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब थी उसकी सेना थी। क्लाइव ने थोड़ी ही देर में, चूंकि मीर जाफर जैसे विश्वासघातियों ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, यही कारण है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का पराजय हुआ। बंगाल का नवाब कठपुतली हो गया, और प्लासी के युद्ध ने भारत में पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया बंगाल का। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम जब स्वतंत्र शासक बनने का प्रयत्न करने लगा, और उस समय जो दस्तक था, दस्तक क्या बोलते हैं, एक पास था, फ्री पास था। यह फ्री पास अंग्रेजों को कहां मिला था, 1717 के जो मुगल सम्राट फर्रुख सिंह था उसका फरमान मिला था कि मात्र 3000 रुपए वार्षिक देकर अंग्रेज फ्री में व्यापार बंगाल पर कर सकते हैं। तो जो फ्री पास मिला था उसको दस्तक कहा जाता था। इस दस्तक से वो व्यापार, कर रहित व्यापार करते थे, और अपना दस्तक जो है वो भारतीय व्यापारियों को भी अंग्रेज बेच देते थे, जिससे बंगाल के नवाब को बड़ा घाटा होता था। तो मीर कासिम ने दस्तक को ही समाप्त कर दिया, तो अंग्रेजी व्यापार और भारतीय व्यापारी बराबर हो गए। जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने सैन्य अभियान किया। मीर कासिम वहां से भागा, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उसी समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध के नवाब के पास था। तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का सामना किया एक युद्ध में जिसका नाम था बक्सर युद्ध। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। मुनरो ने अपने सैन्य कुशलता से इन तीनों को परास्त किया बक्सर के युद्ध में 1764 में। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों का सैनिक विजय था। अंग्रेजों के कुटिलता का विजय, अंग्रेजों के धोखा का विजय, अंग्रेजों के षड्यंत्र का विजय प्लासी का युद्ध था। लेकिन अंग्रेजों का सैनिक विजय कौन था? बक्सर युद्ध था। यानी भारत में
अंतिम रूप से मुगल सत्ता की स्थापना इसी 1764 के बक्सर युद्ध से माना जाता है। और भारतीयों के हाथ पर जो गुलामी शब्द लिख दिया गया वो 15 अगस्त 1947 को ही। हालांकि 1759 के वेदरा के युद्ध में उन्होंने डचों को हटा दिया था। 1760 के वांडीवास के युद्ध में उन्होंने फ्रांसीसियों को हटा दिया था। वेदरा के युद्ध से डचों का पत्ता भारत से कट गया। वांडीवास के युद्ध से भारत से फ्रांसीसियों का पत्ता कट गया। एक छत्र शासन किसका स्थापित हो गया? अंग्रेजों का। बाद में उन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान को परास्त किया, बाद में उन्होंने मराठों को परास्त किया, बाद में उन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया और सबको परास्त करके अंग्रेजों का एक छत्र शासन स्थापित। ब्रिटिश काल में भारत में जो सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियां थी उसके विरुद्ध भी आंदोलन शुरू हुआ, जिसको कहते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत के प्रणेता थे राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बन गए। भारत के पहले आधुनिक व्यक्ति, भारतीय राष्ट्रीयता के जनक, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड राजा राम मोहन राय। परिवार बाहर कर दिया, पत्नी छोड़ दी, मां बाप छोड़ दिए, सबको छोड़ने के बाद भी राजा राम मोहन राय ने धर्म के विरुद्ध जो अलख जगाया था उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहलाए। और उस आधुनिकता के प्रचार के लिए जिस सभा की स्थापना की 1828 में, ब्रह्म सभा, जो आगे चलकर क्या कहलाया? ब्रह्म समाज। उनका जो ब्रह्म था वो किसी धर्म से संबंधित नहीं था, वो सार्वभौमिक शासक था, सार्वभौमिक ईश्वर था। हालांकि ब्रह्म समाज आगे चलकर बढ़ता चला गया, चाहे वो भारतीय ब्रह्म समाज हो, चाहे नव विधान हो, तमाम में। लेकिन निश्चित ही भारत में पहली बार आधुनिकता और आधुनिक विचारधारा का प्रसार करने का जो श्रेय जाता है वो राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय को जाता है। हालांकि उनका लंदन के ब्रिस्टल में मृत्यु हुई थी। क्यों? क्योंकि राम मोहन राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और ब्रिटेन भेजा था। क्यों भेजा था? तो पहले वो राम मोहन राय थे, लेकिन राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था और ब्रिटेन भेजा। कहा कि हमारा पेंशन बहुत कम है, इस पेंशन को जाके आप ब्रिटिश सम्राट के पास बढ़ाइए। बेचारे गए, लेकिन वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये कई बार पूछता कि किस भारतीय महान नेता की मृत्यु जो है वो ब्रिटेन में हुआ था। इसके बाद कई सारे धार्मिक आंदोलन हुए, जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, आत्माराम पांडुरंग ने किया। फिर आर्य समाज की स्थापना हुई, दयानंद सरस्वती ने किया। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, स्वामी विवेकानंद ने किया। बहुत सारे धार्मिक, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, इन समस्त भेदभावों को दूर करने के लिए इन आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। और निश्चित ही आधुनिक भारत के थोड़े समय में सामाजिक और धार्मिक रूप से जिन क्रांतिकारी परिणामों का उदय हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण सामाजिक धार्मिक आंदोलन ही था। आधुनिक भारत का कहीं न कहीं नींव जो आधुनिक धर्म और समाज हम लोग देख रहे हैं वो सामाजिक धार्मिक आंदोलन से ही पड़ा। इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ हो गया। आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे गौरवमयी चरण था। 1857 से प्रारंभ हुआ भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अंग्रेज पहले जो ब्राउन बेस राइफल्स का प्रयोग करते थे, एनफील्ड राइफल का प्रयोग किए। उसमें जो कारतूस रखता था, उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होती थी। इसी बात पर 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर के जो सिपाही थे मंगल पांडे, वो उद्वेलित हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। उनको फांसी दे दिया गया। अंग्रेज 34वीं इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि मुद्दा शांत हो गया, लेकिन 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया।
11 मई को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित करके 1857 के संग्राम का बिगुल फूंक दिया। कानपुर में तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के महानायक जगदीशपुर आरा के जागीरदार कुंवर सिंह ने पूरे भारत में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और हर जगह विद्रोह प्रारंभ हो गया। लेकिन हम भारतीय कभी विरोधियों से नहीं हारते हैं, अपने देश के गद्दारों से हारते हैं। राजाओं महाराजाओं सब ने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का साथ दिया। लॉर्ड कैनिंग, जिसके काल में जो भारत का पहला वायसराय था, उसी के काल में यह विद्रोह हुआ था। कैनिंग ने कहा कि अगर सिंधिया संग्राम विद्रोह में शामिल हो जाए तो कल हमको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। यानी सिंधिया अगर चाहता तो निश्चित ही साथियों क्रांतिकारियों का साथ देके निश्चित ही इतिहास ही कुछ और दूसरा कर सकता। खैर 57 के संग्राम को धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने भारत के राजाओं महाराजाओं की मदद से समाप्त कर दिया और कहीं न कहीं 57 का संग्राम विफल हो गया। लेकिन अंग्रेजों के मन में भय तो पैदा हो ही गया कि बारूद के ढेर पर खड़ा होकर भारत में शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ के समाज को, यहाँ के धर्म को, यहाँ के राजाओं महाराजाओं को अब छूना बंद कर दो। गोद लेने का अधिकार भी दे दिया गया, साम्राज्य विस्तार खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि लोगों के धर्म और संस्कृति में भी हस्तक्षेप अंग्रेजों ने बंद कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश संसद का शासन प्रारंभ हुआ और जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय यानी सम्राट का प्रतिनिधि कहलाने लगा। क्रमबद्ध आंदोलन तो शुरू जो हुआ भारत में वो 1885 के कांग्रेस की स्थापना से। 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 कार्यकर्ताओं को लेकर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। इंडियन नेशनल यूनियन ही कांग्रेस कहलाया, जिसकी स्थापना किसने की थी? ह्यूम ने की थी। डब्ल्यू शिव बनर्जी जो हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और कांग्रेस की स्थापना के बाद ही भारत में क्रमबद्ध स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ, क्योंकि कांग्रेस उस समय मिशन थी। कांग्रेस के बाद धीरे धीरे भारत का आंदोलन बढ़ना प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में कांग्रेस पर उदारवादियों का, जैसे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका अधिकार था। इसके बाद 1905 से कांग्रेस पर गरम दल के लोगों लाल बाल पाल का, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल का प्रभाव होने लगा। और 1920 से जो है कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभाव प्रारंभ हुआ, जिसको गांधीवादी युग कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद 1905 में अंग्रेजों ने भारत के राष्ट्रीयता को दबाने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल के विभाजन से ही भारत में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हो गया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब था स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने, भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने ये तय किया कि अंग्रेज व्यापारी हैं और व्यापारियों को सबसे ज़्यादा घाटा अपने व्यवसाय से होता है। व्यवसाय तभी ठप होगा जब स्वदेशी को अपनाइए, विदेशी का बहिष्कार करिए। स्वदेशी आंदोलन प्रबल था। 1908 तक तो बंद हो गया, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का ही प्रभाव था कि 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और 1911 के दिल्ली दरबार में ही तय किया गया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं होगा बल्कि दिल्ली होगा। और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ढाका के नवाब के सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। नवाब बकार उल मुल्क इसके पहले अध्यक्ष थे। किताबों में आगा खां दिया, नहीं, बकार उल मुल्क थे। बाद में आगा खां को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, नवाब बकार उल मुल्क के नेतृत्व में। लेकिन
मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों ने कांग्रेस के विरुद्ध किया था। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाकर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने का कार्य किया। पहले दिन से मुस्लिम लीग जो है वो सांप्रदायिक संगठन के रूप में स्थापित है। 1909 में अंग्रेजों ने 1909 का अधिनियम लाया और पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी। इस पृथक निर्वाचक मंडल में मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल बनाए गए, जहां मुस्लिम प्रतिनिधि मुसलमानों को ही चुन सकते हैं। यानी एक भारत में पहली बार पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस 1907 में ही विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल में। लेकिन 1909 के इस 9 का जो अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार, उसने निश्चित ही भारत में विभाजन के बीज को बो दिया। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर दिया। यह भी एक भारत के विभाजन का बहुत बड़ा कारण बना। 1920 में गांधी जी ने भारत के पहले अखिल भारतीय आंदोलन को प्रारंभ किया, असहयोग आंदोलन। और गांधी जी का नारा जानते क्या था? 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, असहयोग आंदोलन किसके लिए? 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज के लेकर किया। और असहयोग आंदोलन शुरू हुए थे पूरे भारत में। कहीं पद को छोड़ा गया, स्कूलों में हड़ताल हो गया, जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे, विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने लगी। लेकिन जैसे ही आंदोलन चरण पर था, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दिया, जो चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता। बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, निंदा प्रस्ताव भी किया गया। हालांकि गांधी जी के लिए भी माना जाता कि वो समय ऐसा समय था जब भारत में आंदोलन सांप्रदायिक हो गया था, सारे नेता जेल में बंद कर दिए गए थे, आंदोलन नेतृत्वहीन होने ही वाला था, इसीलिए गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। इसके बाद तमाम सारे घटनाएं घटती चली गई। 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का बड़ा विरोध हुआ और इसी विरोध के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठियों से मृत्यु हो गई। वीर गति को वो प्राप्त हुए और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए ही भारत के महान क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि ने पुलिस उपकप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। हालांकि वो स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन पुलिस उपकप्तान सैंडर्स मारा गया। और इसी लाहौर षड्यंत्र केस में, सैंडर्स हत्याकांड में आगे चलकर भारत के महान क्रांतिकारियों सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया, जो शहीद दिवस के रूप में। निश्चित ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान महानतम योगदान माना जा सकता है। 23 वर्ष के युवा जिनको खाके वतन का हर जर्रा देवता लगता था और जो गीत गाया करते थे, मरकर भी न निकलेगी मेरे दिल से वतन की उल्पत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। रंग दे बसंती चोला का गायन करते हुए जब वो फांसी को चूमते थे, शायद इसका उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मुस्कुराते हुए इन तमाम क्रांतिकारियों के वर्ण बारे में बस एक ही बात कहा जा सकता है, प्यासी थी जमी लहू सारा पिला दिया, प्यासी थी जमी लहू सारा पिला दिया, कर्ज था मुझ पर मेरे वतन का, मैंने उसे चुका दिया। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जो अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए, जो आज चंद्रशेखर पार्क का आजाद पार्क कहलाता है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, 1925 का काकोरी कांड,
जिसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, इन तमाम लोगों को क्या किया गया, फांसी की सजा दी गई थी। और 1931 में इन तीनों लोगों को दी गई। 1930 में गांधी जी ने एक फिर बड़े आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को लेकर गांधी जी ने प्रारंभ किया। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। कर बंदी प्रारंभ हुआ, लगान बंदी प्रारंभ हुआ, नमक कानून को तोड़ा गया, स्कूलों में हड़ताल हो गया, बानर सेना की स्थापना हुई, मजेरी सेना की स्थापना हुई। अंग्रेजों को लगा एक बहुत बड़ा आंदोलन। जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा, अंग्रेजों ने षड्यंत्र का जाल फेंका और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया और 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भेज दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए खाली हाथ गांधी जी लौटे, लेकिन उनका कहना था मैंने अपने देश के इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया। 30 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद अंग्रेजों ने तमाम प्रयास किए या भारत में घटनाएं घटती चली गईं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, अंग्रेजों का सबसे बड़ा एक्ट। ये वही भारत सरकार अधिनियम 1935 है जिसके लगभग 200 से 250 अनुच्छेद जो हैं शब्दों के हेर फेर के माध्यम से भारत के संविधान में शामिल किए। 1940 जब ढलने लगा और 1939 में जब अंग्रेजों ने बिना भारतीयों के विचार विमर्श से द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंक दिया, तो गांधी जी को लगा और कांग्रेसियों को लगा कि अब अंग्रेजों से अंतिम युद्ध करना तय है। यही कारण है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी ने नारा दिया, करो और मरो। यानी भारत की जनता भारत की आजादी के लिए हर प्रकार का प्रयास करे। 8 अगस्त को यह पारित हुआ भारत छोड़ो प्रस्ताव। 9 अगस्त को भोर में सारे नेता ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने बंद कर दिए। जनता को पता चला, जनता ने स्वयं नेतृत्व शुरू कर दिया अपना। सरकार ने लाठी डंडों का प्रयोग किया और जैसे ही लाठी डंडों का प्रयोग किया, आंदोलन हिंसक हो गया और 42 का भारत छोड़ो आंदोलन, अब तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था। पहला आंदोलन था जिसका कोई नेता ही नहीं था, क्योंकि सारे नेता जेल में थे। नेतृत्व विहीनता के बाद यह आंदोलन चरम पर पहुंचा। 45 में यह आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 45 तक जब यह आंदोलन खत्म हुआ तो कुछ तय हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन एक बात तय हुआ कि सत्ता का हस्तांतरण मात्र अब समय की बात है। 40 में अगस्त प्रस्ताव आया, 42 में क्रिप्स मिशन आया, 45 में वेबल योजना आया। कोई योजना ऐसी नहीं थी जो भारतीय समस्या को समाप्त कर सके, क्योंकि जिन्ना का अड़ियल रवैया 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था, जिन्ना उस रवैये पर बिल्कुल अडिग था और उसका सोचना था कि भारत से अलग केवल और केवल पाकिस्तान पर ही हम मानेंगे। इसलिए जितने प्रस्ताव अंग्रेजों ने भेजा वो सब उसने ठुकरा दिया। 1946 का कैबिनेट मिशन आया। ये वही कैबिनेट मिशन है जिसने संविधान सभा का प्रस्ताव दिया और ये वही संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिन्ना ने लागू कर दिया। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, हिंसा को दावत दिया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस एकमात्र ऐसी घटना थी, एक अकेली घटना थी जिसके आगे भारतीय नेताओं ने घुटने टेक दिया और यह तय हो गया कि भारत से अलग पाकिस्तान अब वास्तविक रूप धारण कर लिया।
1947 की माउंटबेटन योजना से ये बात निश्चित हो गया कि अब भारत से अलग एक पाकिस्तान तय हुआ। माउंटबेटन योजना से भारत को अलग करके एक पाकिस्तान का राष्ट्र स्थापित कर दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्थापना हुई और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आज मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ करके 15 अगस्त 1947 तक पूरा इतिहास आज मैंने आपको बता दिया। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था कि मेरा मन में ये चल रहा हो कि मैं आपको एक एक चीज बता पाऊं, क्योंकि मैं जानता था इतिहास सिविल सेवा का तो सिलेबस अनंत है, अथाह है, इतिहास का भी सिलेबस बहुत विशाल है। मेरा उद्देश्य था कि तेजी से आपको कुछ तथ्यों को स्मरण करा दूं, कुछ त्वरित पुनरावलोकन करा दूं। इसमें मैं कितना सफल हुआ कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। बाकी के विषयों को लेकर मैं आपके एग्जाम के पहले, प्री के एग्जाम के पहले मैं निश्चित ही लेक्चर वीडियो आपको दे दूंगा, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस से पहुंचे एग्जामिनेशन हॉल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।